चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का एक बहुत ज़बरदस्त सेमिनार, बहुत ज़बरदस्त हमारी क्लास, जहां पर आज मैं आपसे बात करूंगा सिलेबस एनालिसिस की। अगर आपको इससे पहले की क्लासेस के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो तो आप सभी ओजांकिंस का मैं अभिनंदन करते हुए ये बात बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले समझा कि सिलेबस एनालिसिस के बिना यूपीएससी की शुरुआत नहीं हो सकती। जो भी बिगिनर हैं, जो भी शुरू कर रहे हैं, जिनके मन में वो इरादे हैं, जिनके दिलों में लबासना बसता है, जो अपने माता पिता को वो सम्मान देना चाहते हैं कि संसार में जो उन्हें हक मिलना चाहिए वो मिले, जो ये मानते हैं कि अगर जिस दिन माता पिता की पहचान उसकी बच्चे के कार्यों से, उसकी उपलब्धियों से होने लगती है, माता पिता जो है वो उनके पैर इस धरातल पर नहीं पड़ते, उन सभी को संबोधित करते हुए, उन सभी को मैं एड्रेस करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप यकीन मानिए सही तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन जो सही तरीका है वो है पहले सिलेबस को समझना। सिलेबस को समझना। पहला प्रश्न मैंने आपको पहले बताया कि मैं क्यों आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं, मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं क्यों इस लड़ाई में, इस युद्ध में उतरना चाहता हूं, मेरे अंदर की आग क्या है, डिजायर क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो आपको यह पूछना है कि आखिर मेरा मोटिवेशन क्या है। चाहे वो समाज में परिवर्तन हो, चाहे माता पिता को दिए जाने वाली उपलब्धि हो, चाहे वो समाज में के किसी वर्ग के लिए काम करने की आपकी जो क्षमता, आपकी जो एक सोच है, वो सब होनी चाहिए। चाहे वो प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो, चाहे किसी भी रूप में आपके सामने हो। लेकिन अगला प्रश्न आता है कि अगर जब मैं तैयारी शुरू करने जाऊं तो किताबों से पहले मेरे सिलेबस पे मेरी पकड़ होनी चाहिए। सिलेबस मैंने आपको समझाया था इससे पहले कि सिलेबस आपके और यूपीएससी के बीच में संवाद है, कम्युनिकेशन है। यूपीएससी आपसे जो बात कहना चाहता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं, मैं जब तुम्हें परीक्षा के इस कसौटी पर कसूंगा, जब मैं तुम्हें घिसूंगा, जब मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को खींच कर बाहर निकालूंगा, तो मुझे तुमसे क्या चीज चाहिए, क्या पढ़ोगे। किताबें रखी होंगी, विपिन चंद्रा रखी होगी, लक्ष्मीकांत रखी होगी, डीडी बासु रखी होगी, लेकिन इन किताबों से तुम्हें क्या पढ़ना है और मैं तुमसे क्या पूछने जा रहा हूं, तुम इन भारत की चुनौतियों का समाधान कैसे करोगे, इसके बारे में मेरे और तुम्हारे बीच, यानी यूपीएससी और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो सिलेबस तय करता है। लेकिन ये सिलेबस इंटेंजिबल है, ये सिलेबस कुछ शब्दों के साथ लिखा हुआ है, लेकिन ये इतने ही शब्द नहीं है, ये अपनी गहराइयों में है। यहां हर वाक्य का, हर शब्द का, हर जो एक जो है वर्ड का एक मीनिंग निकलता है। ये मीनिंग कई बार राजनीति में जाता है, ये मीनिंग कई बार समाज में जाता है, अर्थव्यवस्था में जाता है, अलग अलग हिस्सों में जाता है, और स्टूडेंट को इन सभी घोड़ों को एक साथ अपने रथ में बांधना होता है। जो चुनौती, जो हमारे स्टूडेंट इस घोड़ों को, ये अलग अलग बिखरे घोड़ों को एक साथ रथ में बांध लेते हैं, उनकी लगाम पकड़ लेते हैं, उन्हें ट्रेन कर लेते हैं, वो घोड़े उन्हें लबासना तक लेकर जाते हैं। और जो उलझे रह जाते हैं एक एक छोटी छोटी चीजों में कि आज हम डीडी बसु पढ़ें या आज लक्ष्मीकांत पढ़ें, मेरे लिए शेखर बंदोपाध्याय सही है या विपिन चंद्रा मेरे लिए सही है, वो लगातार इन्हीं घोड़ों के पीछे भागते भागते अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी शर्त है कि जब भी आप तैयारी करें, आज आप बिगिनर हैं, अगले साल आप बिगिनर होंगे, इसके अगले साल आपका लक्ष्य है, आप अभी 10वीं में, 12वीं में, अभी 12th के रिजल्ट आपने निकाले हैं, आप एक टर्म दे चुके हैं, आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर चुके हैं, आप कोई भी हो, लेकिन याद रखिएगा सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। और सिलेबस को आपको लगता है कि सिलेबस ये पन्नों में छपी हुई कुछ जो है वो चंद लाइनें हैं या कुछ शब्द हैं, वो सिलेबस नहीं है। सिलेबस एक कोड है, सिलेबस एक भाषा है, उस भाषा को डिकोड करना पड़ेगा, उसके अर्थ, आशय को समझना सबसे जरूरी होता है, और इसी को हम लोग सिलेबस एनालिसिस कहते हैं। और लगातार इस तरह की कक्षाओं के माध्यम से मैं आपको सिलेबस एनालिसिस, उस भाषा से परिचित कराऊंगा कि ये जो शब्द लिखा गया है यहां पर सिलेबस में, उस शब्द का आशय क्या है। जब आपके हाथ में न्यूज़पेपर, कोई बुक, कोई भी अगर आर्टिकल आता है तो आप इसमें से अपने काम की चीजें कैसे निकालोगे। सिलेबस आपके दिमाग को एक चुंबक में परिवर्तित करता है, चुंबक लोहे को खींच लेता है, आपका दिमाग नॉलेज को खींच लेगा कि मुझे न्यूज़पेपर से क्या उठाना है, बुक से क्या उठाना है, फलाने आर्टिकल से क्या उठाना है, इस जो है वेबसाइट से क्या उठाना है। लेकिन अपने दिमाग को चुंबक में परिवर्तित करने के लिए तुम्हें लगातार सिलेबस से होने वाली प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ेगा। तैयार हो अगर मेरी इस बात के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सिलेबस एनालिसिस की कक्षाओं में। चलें शुरू करें हम लोग। और आज मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, वो बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है। मैं जीएस पेपर 1 के बारे में आज बात करने जा रहा हूं और उसकी बारीकियों से आपको मैं परिचित कराऊंगा। रेडी हैं? अगर हैं तो मुझे वही जोशीली यस सर, जी सर मुझे चाहिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क अगर इसको ग्रहण करने को तैयार है तो ये एक नई भाषा को हम लोग सीखने को तैयार हैं। वो भाषा जो आपको लबासना के साथ जोड़ेगी, वो भाषा जो आपको आपके साथ आगे लेकर जाएगी। तैयार है? रेडी हैं? वेरी गुड। मिशन आपका कोई भी हो, 2022 हो, 23 हो, 24 हो, सवाल है, पहला स्टेप सबसे जरूरी होता है,
पहला स्टेप गलत पड़ जाता है तो आप चाहे 24 हो, चाहे आप 22 का लक्ष्य बना रहे हैं, 26 तक आप खुद ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ चुके हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। लक्ष्य सही होगा, संधान सही होगा, ठीक है, आप बहुत आसानी से लबासना क्रॉस कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो भी आपका लक्ष्य है, बिगिनर है, 12th है, 22 में देना है, 23 में देना है, 24 में देना है, कभी भी देना है, पहला कदम सही होना चाहिए, भाषा तैयार होनी चाहिए। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जीएस पेपर 1 के बारे में। जीएस पेपर 1 में 3 हिस्से हैं। एक को हम लोग इतिहास बोलते हैं, एक को हम लोग भूगोल बोलते हैं, और एक को हम लोग सामाजिक मुद्दे यानी सोशल इश्यूज बोलते हैं। सोशल इश्यूज मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। जब मैं अभी 2022 का जो बैच शुरू करूंगा मेंस का, जो इस एंड में है और इस मंथ के, वहां से जब मैं शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले सोशल इश्यूज ही पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं ये जानना बहुत जरूरी है। अब हमारे इस सेगमेंट का नाम है, जिसको हम लोग सिलेबस में बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज के, वर्ड है भारतीय समाज के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि उसकी विशेषताएं। अब जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हम कभी भी बात ये नहीं करते हैं कि ये निगेटिव है। निगेटिविटी भी एक विशेषता है और पॉजिटिविटी भी एक विशेषता है। समाज को किस रूप में देखना है ये सिलेबस आपसे कहता है, क्योंकि आप किसके लिए काम करोगे, इस समाज के लिए काम करोगे। आप के लिए चैलेंज कौन लेकर आएगा, ये समाज लेकर आएगा। उस डीएम का जो सस्पेंशन हुआ था वो समाज के ही तत्वों के माध्यम से हुआ था। आपके ऊपर दबाव कौन बनाएगा, समाज बनाएगा। आप किसके लिए संघर्ष करते हुए नजर आओगे, भूख के लिए किसके लिए लड़ोगे, इस समाज के व्यक्ति के लिए लड़ोगे। किसकी गरीबी दूर करने के लिए लड़ोगे, इस समाज के व्यक्ति के रूप में लड़ोगे। किसको शिक्षा के लिए आप लड़ोगे, इस समाज के ही व्यक्ति के लिए लड़ोगे। इस सोसाइटी, इस समाज की समझ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं भारतीय समाज, इसका मतलब वो तुमसे कह रहा है एक स्पेसिफिक समाज, अमेरिका का समाज अलग है, ब्रिटेन का समाज अलग है, इंडोनेशिया का समाज अलग है, भारतीय समाज। तो यानी सबसे पहले एक समग्र रूप से भारतीय समाज को समझने की कोशिश करो। ये इंडियन सोसाइटी है क्या? क्या भारतीय समाज एक यूनिट है या भारतीय समाज प्याज की परतों की तरह है? मैं जहां तक समझ पाया हूं भारतीय समाज को, भारतीय समाज प्याज की परतों की तरह है। प्याज की परतें जो होती हैं, लेयर्स ऑफ ऑनियन, वो एक परत के अंदर दूसरी परत छुपी होती है। जब हम एक राष्ट्र के रूप में, हम भारतीय के रूप में अपने आप को देखते हैं तो हमें धर्म का विभाजन, भाषा के विभाजन, क्षेत्र के विभाजन, जातियों का विभाजन, आज इतनी बड़ी बात हो गई कि एक जो है ओलंपिक की हॉकी की खिलाड़ी जिसने हमारी महिला टीम को इतना गौरवान्वित किया, एक जो है वो कड़ी लड़ाई में, एक खेल है, खेल हार और जीत दो ही आयाम होते हैं, और हम चौथे नंबर पर विश्व में आए, हम विश्व में चौथे नंबर पर, और हमारी भारतीय खिलाड़ी को एक जातिगत आरोप का सामना करना पड़ा। अभी आपने जो है वो पढ़ा होगा, या हो सकता है कल सुबह के न्यूज़पेपर में आप पढ़ें अगर अपडेट हुए होंगे, कि हमारी उस हॉकी की खिलाड़ी, हमारी टीम हार गई लेकिन हमने दिलों को जीता। सबने कहा कि एक खेल है, हम जो है वो सबको हराते हुए, लास्ट में हम ग्रेट ब्रिटेन से हार गए, लेकिन फिर भी हम जो है वो पहुंचे वहां तक, हमने एक लड़ाई लड़ी, और हमारे एक खिलाड़ी को, एक जो पूरे देश के लिए लड़ा था, उस खिलाड़ी को बोलना पड़ा कि हम एक खिलाड़ी हैं, हम राष्ट्र को रिप्रेजेंट, मुझे किसी भी कास्टिज्म में, मुझे किसी भी जाति में मत बांधिए। खिलाड़ी की जाति नहीं होती, खिलाड़ी राष्ट्र के लिए खेलता है, अपने झंडे के लिए खेलता है, वो उसके लिए लड़ता है। जीत और हार इस खेल का हिस्सा होता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है, हमें लगातार प्रेरणा लेनी पड़ती है, ऐसा ही सब कुछ होता है। लेकिन समाज है, आज आखिर उस खिलाड़ी ने जिसने भारत की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया, वहां तक हम लड़े, हम रजत के लिए, कांस्य के लिए, जब ब्रॉन्ज के लिए लड़े, तो वहां पर हम अगर हार गए, हमारी महिलाएं हार गईं, हमारे प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हमारी ये महिलाएं जो है, हमारी ये लड़कियां जो है वो पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है, कई लड़कियों को प्रेरित करेंगी, उसको भी एक जातिगत टिप्पणी का सामना करना पड़ा। कैसा समाज है? एक तरफ तो एक सेलिब्रिटी एक्टर जो है वो उनकी तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ वहां पर हार जाने पर यह समाज उसकी जातिगत टिप्पणी कर रहा है। मुझे आप सोचकर बताइए कि भारतीय समाज को आप किस रूप में देखते हैं? क्या भारतीय समाज वास्तव में एक राष्ट्र के रूप में, एक सामाजिक रूप में यह माना जाता है, या इसके अंदर कुछ बहुत ही बारीक परतें हैं जहां पर बहुत सी विरोधाभास भी छुपे हुए हैं? यह विरोधाभास महिला और पुरुष का हो सकता है, पुरुष को पढ़ने का मौका मिलता है, हो सकता है महिला को ना पढ़ने का मौका मिलता हो। पुरुष को किसी भी समय आने और जाने की छूट मिल सकती हो, लेकिन अंधेरा होने के बाद कई महिलाओं को घर से बाहर निकलने की छूट ना हो, या उनके लिए खतरे बहुत ज्यादा हो सकता है वो धार्मिक आधार पर, हो सकता है वो राजनीतिक आधार पर, हो सकता है कि वो जातीय आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर, इससे भी कहीं ज्यादा ट्रांसजेंडर होने के आधार पर यह भेदभाव हमें दिखाई पड़ता है। तो सवाल है कि मैं अपने भारतीय समाज को, क्योंकि यह समाज ही मेरे राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र एक भौगोलिक सीमाएं हो सकती हैं, राष्ट्र एक राजनीतिक सीमाएं हो सकती हैं, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो सकती है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की जो जान
होती है, राष्ट्र की जो ताकत होती है वो लोग होते हैं। और अगर लोग अंदर से ही संकुचित हैं, लोगों के अंदर अगर विभाजन है, हम और आप एक ही चश्मे से अपने राष्ट्र को नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या राष्ट्र के अंदर विभाजन है? अगर विभाजन है तो हमें उनके कारणों की जांच करनी पड़ेगी। और क्या ये विभाजित लोग, विभाजित विचारधाराएं एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो पाएंगे? और अगर ये ताकतें एक साथ संगठित नहीं हो पाएंगी तो क्या हम राष्ट्र को पूरे विश्व के अन्य राष्ट्रों के मुकाबले हम आगे खड़ा कर पाएंगे? एक चीन है जो कभी 1970 तक हमारे साथ चला था, आज आर्थिक रूप से छोड़िए, आज खेलों की ताकत के रूप में भी उसकी तूती बोल रही है। और आज एक भारत जैसा एक राष्ट्र जहां 1 अरब 35 करोड़ है, जाने कितने देशों की जनसंख्या से हम बहुत ज्यादा है, और एक गोल्ड मेडल के लिए हमें जो है वेट करना पड़ रहा है। हम रजत पदक और कांस्य पदकों के माध्यम से हम केवल संतुष्ट हैं। हम कह सकते हैं हमें पदक मिले, लेकिन अगर आप आबादी की तुलना करें, विश्व के क्षेत्रफल की तुलना करें, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हमारे पास है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हम हैं, उसके बावजूद भी हमें एक गोल्ड मेडल नहीं मिल पा रहा है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की एक तैराक, ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी उतने पदक अकेले लेकर आती है जहां हमारे कुल पदक नहीं है। हमारे पास यह भी देखना पड़ेगा। तो क्या हमारे समाज की ये विभिन्न परतें, मेरे डिस्कशन को समझने की कोशिश करिएगा, क्या सोसाइटी की ये परतें क्या हमारी चीजों को निर्धारित करती हैं? 1 अरब 35 करोड़ का देश, लेकिन अभी भी जो है वो आज हमारे खिलाड़ी को बोलना पड़ा, आज जो हमारे पहलवान है जिन्हें रजत पदक मिला, उनके पिता को कहना पड़ा शायद अब मेरे घर पर बिजली आ जाए, शायद अब मेरे गांव में 24 घंटे बिजली रहनी पड़े। उसके पिता जो दिल्ली के पास रहने वाले व्यक्ति के गांव में बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है, यह उसका नेशनल लेवल पे जो है स्टेटमेंट आया है। हमारी पहली खिलाड़ी चानू, उन्होंने कहा कि मुझे आने जाने के लिए ट्रक ड्राइवरों से सहारा लेना पड़ता था। तो हम किस राष्ट्र के रूप में जा रहे हैं, समाज क्या कर रहा है, यह समझना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब मैं विशेषता सबकी यानी सैलिएंट फीचर की बात करता हूं, तो मैं इसी गहराई से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपने समाज को देखने की बात करता हूं। लेकिन यह देखते समय मेरा झुकाव किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए। ये मेरा झुकाव एक न्यूट्रल होना चाहिए। मैं किसी भी तरफ ना जाकर मैं जो है समाज को समाज के रूप में देखूं, उसको जाति, धर्म, क्षेत्र, इन सब चश्मों से कहीं निकलकर आपसे कहता है कि सैलिएंट फीचर को समझने की कोशिश करो। यही प्रगति है और यही अवरोध है। भारतीय समाज में ये दोनों चरित्र हमेशा मौजूद रहे हैं। यही प्रगति का कारण भी है और यही अवरोध भी है। इस तरह से अगर आप भारतीय समाज को देखते हो तो आपकी समझ इस समाज के मामले में कई गुना बढ़ जाती है। मानते हो? चलें, पहला मेरा क्वेश्चन है, हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए? वाई वी नीड टू स्टडी सोशल इश्यूज? वाई? नंबर 1, आप जो है आने वाले टाइम में एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। आपको सीधे सीधे सबसे पहले जिससे आपका सामना होगा वो आपका समाज है, ठीक है, सबसे पहले। और ये समाज में बहुत अलग अलग लोग हैं, बहुत अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ माफिया भी बैठा है, यहाँ जो है नेता भी बैठा है, यहाँ पर वो वृद्ध औरत भी है जो उम्मीद कर रही है कि कोई इसका वृद्धावस्था पेंशन भी दिलाएगा, वो बच्चा भी है, वो बच्ची भी है जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन उसकी घर की दहलीज वो लांघ नहीं पा रही है, जिसकी 13 साल में शादी खोजी जा रही है लेकिन उसके मन में आकांक्षाएं हैं, बहुत सपने हैं कि वो भी अपनी जिंदगी जिए, वो भी पढ़े या वो भी सिंगिंग करे या वो अपना कोई काम करे, ठीक है। वो बच्चा भी है जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा लेकिन उसकी आंखों में वो हसरत है, वो सपने हैं कि मैं भी एक इंजीनियर, डॉक्टर या एक वैज्ञानिक बन सकता हूं। सवाल है कि आप समाज के इन्हीं लोगों से सीधे सीधे आपका सामना होगा। जितने भी लोग यूपीएससी करना चाहते हैं, जिनकी आंखों में लबास ना पहुंचने के सपने हैं, वो इस सब्जेक्ट को सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ें, वो इसको एक अंतर चिंतन के रूप में पढ़ें कि मुझे किन के लिए काम करना है। और समाज को किसी किताब से नहीं पढ़ा जा सकता। समाज प्याज के छिलकों की तरह होता है। प्याज तुम्हें दिखाऊंगा, तुम कहोगे ये एक आकार में इस तरह है, लेकिन जब प्याज की परतें दर परतें खुलती हैं तो उसमें से आंसू भी निकलते हैं, उसमें से गंध भी आती है। प्याज की परतों के बीच में कुछ पतली पतली झिल्लियां भी होती हैं। तो हमारी समाज में भी कई परतों के बीच में भी परतें पाई जाती हैं। हमारे समाज को इसीलिए हेट्रोजीनियस, हमारे समाज को जो है वो एक बहुत अनेकता में एकता वाला समाज भी कहा जाता है। हम सभी बहुत अनेकता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे समाज की जो ये विचित्रताएं हैं, हमारे समाज की जो ये फीचर्स हैं, ये हमें बहुत ही अद्भुत बनाती हैं। भारतीय समाज जो है वो भारत के भूगोल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो भारत में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, तटीय क्षेत्र भी हैं, जनजातीय क्षेत्र भी है, दुर्गम क्षेत्र भी है। हमारे यहां सब कुछ है। और जो भूगोल होता है वो हमारी संस्कृतियों को पृथक करता है। कहीं चावल खाया जाता है, कहीं गेहूं
खाया जाता है, कहीं सूती कपड़े पहने जाते हैं, कहीं रंगीन कपड़े पहने जाते हैं, कहीं की चमड़ी मोटी होती है, कहीं का रंग डार्क होता है, कहीं बाल सीधे होते हैं, कहीं आंखें पतली होती हैं, त्वचा का रंग पीला होता है। तो हम अलग अलग विविधताओं के लोग होते हैं, हम अलग बोली बोलते हैं, अलग भाषा करते हैं, हमारे रीति रिवाज त्योहार अलग होते हैं, यानी हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी कल्चरल डिफरेंसेस हमारे साथ होती हैं। और जब कल्चरल डिफरेंसेस कहीं एक भौगोलिक क्षेत्र में आकर जमा हो जाते हैं तो समाज की विविधता तय होती है। क्या तय होती है? सोसाइटी की डिफरेंसेस तय होती हैं, समाज की विविधता तय होती है। इतना विविध समाज, हर समाज के हर तबके के आपकी आकांक्षाएं अलग हैं। अब आप समझ के देखना कि ऑफिसर के रूप में आपकी चुनौती कितनी गंभीर है, कितनी गंभीर और कितनी जटिल है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग मांग कर रहा है, हर व्यक्ति एक अलग चाहत कर रहा है। राइट, आपने देखा कि जो हमारी पहली पदक तालिका जिनको मिली चानू को, उन्होंने कहा कि मुझे एक अलग नाम से बुलाया जाता है। वो जिसने राष्ट्र को गौरवान्वित किया, जिसको राष्ट्र की बेटी कहा गया, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे, चूंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं, अलग तरीके से दिखती हूं, इसलिए मुझे अलग नाम से पुकारा गया। तो हम हिंदुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में होने के बावजूद, वो क्षेत्र हमारा हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमारे ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल एरिया के अंतर्गत आता है, उसके बावजूद हम उत्तर भारत के लोग, और वो दिखने में अलग हैं, पहचाने अलग हैं, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग है, और उसकी वजह से हम एक दूसरे को वैमनस्यता की तरफ से देखते हैं। यानी अगर मैं पॉलिटिकल रूप से देखता हूं तो मैं एक भारत की बात करता हूं, जब मैं समाज के रूप में देखता हूं तो मुझे अलग अलग लोग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग पहचानें दिखाई पड़ती हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज आर देयर, और ये डिफरेंट आइडेंटिटीज हमारी पावर भी है तो हमारे फ्रिक्शन का कारण भी है, हमारे घर्षण का कारण भी है, हमारे टक्कर का कारण भी है। इसीलिए भारतीय समाज को समझना न सिर्फ एक जटिल प्रक्रिया है, साथ ही साथ ये अनवरत प्रक्रिया है। इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ऑल्सो वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको लगातार इसकी समझ को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। क्लियर है? तो एक ऑफिसर के रूप में आपको इन सभी के साथ डील करना पड़ेगा। समझ में आया कि ये कितना गहरा टॉपिक है और क्यों मैं इसको सबसे पहले पढ़ाता हूं। ये एक टाइम टेकिंग जो है वो सेगमेंट होता है, और आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने सवालों का जवाब आपको यहां मिल जाएगा और कितने सवाल आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। एक समय मन चिंतन में चला जाएगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर एक समय सवाल आएगा, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इतने बड़े राष्ट्र के रूप में क्या हमारी ये विविधताएं हमारी पॉजिटिविटी है, या ये विविधताएं हमारी निगेटिविटी है? और निश्चित यकीन मानिए कि ये वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आने वाले समय में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, यहां तक कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आपको सबसे मूलभूत आधार कोई देता है तो हमारा समाज देता है। कौन इनोवेशन करता है? समाज के व्यक्ति ही तो इनोवेशन करते हैं। तो मैं इनोवेशन क्यों करूंगा? मैं नवाचार क्यों करूंगा? मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करूंगा? मेरे ही लोग जो हैं, मेरे ही देश के लोग, वो बंदूक उठा रहे हैं और नक्सलवाद में चले जा रहे हैं। तो आखिर वो क्यों चले जा रहे हैं? वो देश के अगर दुश्मन होते तो सेना को उतार दिया जाता, लेकिन सेना का इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। उनको जो है देश का दुश्मन नहीं कहा गया, उन्हें जो है बाहरी लोग नहीं कहा गया। वो भटके हुए लोग हो सकते हैं, ये भी सरकार ही कहती है। अगर नहीं होता तो भारतीय सेना को उतार दिया जाता, जैसा हम दुश्मनों के खिलाफ उतारते हैं, लेकिन सेना का प्रयोग नहीं कहा जाता। तो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सा थ्रेट है। हम जो है वो तमाम तरह के AFSPA लगाते हैं। इसी तरह की हम विश्व के साथ व्यापार क्यों कर रहे हैं? क्यों अमेरिका का बड़े से बड़ा मंत्री भारत आ रहा है? इसको समझने के लिए भारतीय समाज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट है दोस्तों? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एक टॉपिक है, व्हाट इज सोसाइटी? समाज क्या है? हमारा जो, अगर हमें पढ़ना है, आपको भी अगर खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको समझना पड़ेगा समाज क्या है। व्हाट इज सोसाइटी? राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी की परिभाषा की अगर आप लिखते जाओगे तो बहुत अच्छा है, मजा आएगा हमें समझने में। दूसरा, स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी। मैंने कहा ना, ये एक कोई हॉलिस्टिक चीज नहीं है। भारतीय समाज को बहुत से स्टूडेंट गलत मानते हैं, उनको लगता है ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कि हमारी ये बाउंड्रीज हैं, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, फलाना फलानी बाउंड्रीज है। नहीं, हम एक समाज एक प्याज के छिलके की तरह होता है, लेयर बाय लेयर अंदर होता है। और कई बार तो मैं इसको मल्टी लेयर सोसाइटी कहता हूं। हमारा समाज एक मल्टी लेयर सोसाइटी है, एक परत के अंदर बहुत सी परतें छुपी हुई हैं। ठीक है, बहुत सी परतें। ये सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं है, ये शहरी और ग्रामीण का फर्क नहीं है, ये महिला और पुरुष का फर्क नहीं है, ये दो धर्मों के बीच का फर्क नहीं है, दो जातियों के बीच का फर्क नहीं है। यहां पर एक ही सेगमेंट में, एक ही जाति के अंदर महिला और पुरुष की स्थिति अलग अलग है।
अमीर और गरीब की स्थिति अलग है, यानी हर लेयर के अंदर एक दूसरी लेयर है। यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, यही इसकी जटिलता है। क्लियर है? और क्या भारतीय समाज फ्रिक्शन यानी घर्षण को महसूस करता है? घर्षण का मतलब गति का विरोध। जितनी तेजी से हमें जाना चाहिए था, आज आप प्रश्न खुद पूछिए, 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और हम एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं। हम ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल के लिए, एक एक मेडल्स के लिए हम जो है हाहाकार मचा रहे हैं। वहीं छोटे छोटे देश आप जो उठा के देखिए, वो धड़ाधड़ जो है वो पदक निकालते चले जा रहे हैं। एक एक खिलाड़ी इतने पदक लेकर आ रहा है। तो आखिर क्या कारण है? क्या हमारे यहां खेलों की संस्कृति नहीं है? हमारे यहां क्या खेलों का, गेम का कल्चर नहीं है? समाज का कौन सा हिस्सा है जो गेम के कल्चर का विरोध कर रहा है? 1 अरब 35 करोड़ लोग, क्या सभी वैज्ञानिक हैं? क्या सभी इंजीनियर हैं? अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में सारे रिसर्च पेपर हमसे लिखे जाने चाहिए थे। हम कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, हम जब नहीं खेलेंगे हम रात दिन पढ़ेंगे, तो सारे रिसर्च हमारे पास होने चाहिए थे। तो आज चाइना हमसे ज्यादा पेटेंट क्यों करा रहा है? आज जो है रिसर्च क्यों कर रहा है? नहीं क्या साहब हम उद्यमी बनेंगे तो हम जो है वो सबसे ज्यादा माल आयात क्यों कर रहे हैं? चाइना सबसे ज्यादा दुनिया में निर्यात क्यों कर रहा है? तो ये प्रश्न हमें सोचने पड़ेंगे कि हमारा समाज एक्चुअली में क्या कर रहा है। हम केवल एक बहुत बड़ी संख्या है, जनसंख्या है, या हम लोग ऐसे जागरूक लोग हैं जहां हमारी भावनाओं में, हमारी चेतना में, हमारे थॉट्स में, हमारी अवेयरनेस में हमारा राष्ट्र आता है, या हम केवल छोटी छोटी पहचानों में फंसे हुए हैं? क्या हमारा समाज एक वृहद पहचान यानी भारतीय होने, राष्ट्रीय होने का गौरव ये व्यतीत करता है, ये बात करता है, अनुभव करता है, या हम अपनी छोटी छोटी जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई, ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, द्रविडियन है, ये उत्तर भारतीय, हिंदी भाषी है, क्या हम केवल इसी आधार पर बटे हुए हैं? या हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है कि हम अपनी भावनाओं को राष्ट्र के साथ जोड़कर अपने राष्ट्र को प्रगतिशील करते हैं? प्रश्न आपके सामने है। और इस समय समकालीन रूप में अगर आप देखिए, क्या अगर चाइना, जहां पे हाइट बहुत ज्यादा लोगों की नहीं होती है, चाइना जो 1970 तक भारत के बराबर जो है आर्थिक प्रगति दिखा रहा था, या भारत से कई मामलों में पिछड़ा हुआ था, अकाल का सामना कर रहा था, आज वो खेलों में भी महाशक्ति कैसे बदल गया? क्या वास्तव में केवल कुछ सरकारी संस्थाएं और कुछ स्टेडियम खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं, या खेल और खिलाड़ी का कल्चर इस समाज से निकल कर आता है? जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं, हो सकता है इस बार आपके मेंस के एग्जाम 2022 में जो लोग देने जा रहे हैं उनको इसका सामना करना पड़ जाए, क्योंकि ये एक प्रश्न, इस पूरी विडंबना में हम महिमा मंडन जो कर रहे हैं कि हमें इतने पदक मिल गए, लेकिन इसके बीच में एक दर्द तो है कि एक गोल्ड मेडल अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। सवाल यह है, इतने बड़े देश में, जनसंख्या में हम हर छठा इंसान जो है वो भारतीय है, और उसके बाद ये स्थिति हमारे पास, क्या इसका उत्तरदायी केवल खेल प्रशासन हो सकता है? क्या इसका उत्तरदायी केवल सरकारें हो सकती हैं? या समाज को भी ये जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी कि खेल एक संस्कृति के रूप में हमारे समाज में अभी तक अपनी गहराई से पैठ नहीं बना पाया है, नहीं बना पाया है। तो आपको समाज को कई तरीके से समझना पड़ेगा। क्या समाज, जो हमारी संस्कृति होती है सामाजिक, वो हमें फ्रिक्शन पैदा करती है? कोई स्टूडेंट खेलना चाहता है, डांस करना चाहता है, तो क्या समाज उसको रोकता है? ये बात हमें सोचना और समझना पड़ेगा। मेरे डिस्कशन का बेस यही है। जब हम राष्ट्र को देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र को, हम भारत हैं, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हम एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति का हिस्सा हैं। और जब संस्कृतियां प्राचीन होती हैं तो सिर्फ हमें तनों की तरफ नहीं देखना होता है, सिर्फ हमें जो है वो उसके स्टेम की तरफ, पत्तों की तरफ नहीं देखना पड़ता है। महान संस्कृतियां अपने जड़ों से पहचानी जाती हैं, बात याद रखिएगा। और भारतीय संस्कृति अगर एक महान संस्कृति है तो इसकी जड़ें भी गहरी होनी चाहिए। बरगद में जो सबसे ताकतवर चीज होती है उसकी जड़ें होती हैं। जड़ें कई बार ऐसा होता है कि वो आसमान तक को छूने लगती हैं, वो ऊपर से नीचे आती हैं, और इतने बड़े वट वृक्ष को सपोर्ट देने के लिए बनियान ट्री को बहुत बड़ी बड़ी जड़ों की मात्रा पड़ती है। तो अगर भारतीय संस्कृति एक विशाल प्राचीन संस्कृति है तो हमें इसकी जड़ों को खोजना पड़ेगा कि इस संस्कृति की जड़ें कहां हैं, और जड़ों में ही उस वृक्ष के मूल चरित्र का पता चलता है। जड़ें जितनी विस्तृत होंगी, जितनी गहरी होंगी, वृक्ष के उतने ही मजबूती के साथ खड़े होने की संभावना बनी रहती है। अगर मैं राष्ट्र को एक जो है वृक्ष के रूप में देखता हूं तो राष्ट्र की प्राचीन धरोहर को यानी कि अपने एंशिएंट कल्चर को मैं रूट्स के रूप में देखूंगा, मैं उसकी गहराई से जांच करूंगा, क्योंकि जड़ों को समझे बिना मुझे इस वृक्ष का चरित्र समझ में नहीं आएगा। अगर भारत एक राष्ट्र है, भारत के राष्ट्र के पुष्प, पल्लव, विविधताएं, जाति, भाषा, क्षेत्र, रंग, रूप, खान पान, यह मेरी अगर विविधता है तो मुझे भारत की जड़ों को समझना पड़ेगा। तो जब भी आप समाज को पढ़ें तो उसके ऐतिहासिक चरित्र को पढ़ने का प्रयास जरूर करें। आप इसके बहुत ही बेहतरीन से आपका सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, राइट। तो यानी कि भारत क्या है, एक ऐतिहासिक इकाई है, एक हिस्टोरिकल यूनिट है। हम आज नहीं आए हैं, हम आज अवतरित नहीं हुए हैं, हमारी जड़ें इस संसार में सबसे
पुरानी है, और हमने जो कुछ भी सीखा है अपने अतीत के कालक्रम से खींचते हुए सीखा है, तो समाज को समझने के लिए उसका एक बेसिक सेगमेंट आपको ऐतिहासिक इकाई के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम हड़प्पा के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय समाज एक राजनीतिक इकाई भी है, और राजनीति हमने डेमोक्रेसी, आज हमें पश्चिम कहता है कि तुम डेमोक्रेसी सीखो, लेकिन हम वो देश थे जिसने गणतंत्र स्थापित किया, रिपब्लिक स्टैब्लिश किया। हमारे यहां सभा और समितियां थी, कभी भी राजा एनार्किस्ट नहीं रहा। अगर आप मौर्य काल पढ़ोगे, किसी भी काल के बारे में पढ़ो, हम एनार्किस्ट नहीं थे। हमारे यहां सभा और समितियां थी। दुनिया हमें, ये पश्चिम हमें सिखा रहा है कि ये लो लोकतंत्र सीखो। अमेरिका आकर कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से गला मिला रहे हैं, और हमें यह बताया जाता है कि यही डेमोक्रेसी जो पश्चिम से आया है वही शासन का सबसे एब्सोल्यूट तरीका है। लेकिन भारत को जो समझते हैं, भारत की समाज को, संस्कृतियों को समझते हैं कि भारत ने तो दुनिया को सबसे पहले रिपब्लिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, वो हमने सबसे पहले उन्हें सिखा के भेजा था। तो आपको भारत की राजनीतिक उठापटक को राजनीतिक इकाइयों के रूप में आपको इसको देखना पड़ेगा, भारतीय समाज को। फिर इसके बाद इंडिया इज अ इकोनॉमिक यूनिट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पॉलिटी हम यहां पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम यहां पढ़ते हैं, यानी सोसाइटी को जब हम अध्ययन करेंगे तो हम सबको जोड़ लेंगे। इंडिया एज अ इकोनॉमिक यूनिट, यानी भारत एक आर्थिक इकाई के रूप में है। ठीक है, आर्थिक इकाई, जहां पर राजनीतिक इकाई मेरे सामने टैंजिबल है, मुझे अपनी सीमाओं के बारे में पता है, मुझे उत्तर दक्षिण विस्तार पता है कि इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट मेरा जो है वो नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट है, मेरे पास जो है वो आपका ईस्टर्न पार्ट है, मेरे पास जो है वो वेस्टर्न पार्ट है। लेकिन सवाल है कि आप एक आर्थिक शक्ति को कहां तक देखेंगे। आर्थिक शक्ति जो अमेरिका में बैठा हुआ भारतीय, जो वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा, वो भी भारत की आर्थिक शक्ति का हिस्सा है। यानी ये अमूर्त है, इंटेंजिबल है। ये परिवारों से लेकर जो है वो दुनिया के कोने कोने तक भारतवंशी जहां जहां है, जिसके अंदर भारतीय होने का गर्व है, वो जो सऊदी अरब में जाकर कमा रहा है और अपने माता पिता को पैसे भेज रहा है, वो भी भारतीय शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। किस रूप में हम परिवर्तित हुए, किस रूप में हम हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हम केवल एक उपनिवेश के रूप में हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, हम अगर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं। हम एक आर्थिक इकाई के रूप में भी अपने समाज को देखते हैं। आर्थिक इकाई के रूप में हमारा समाज आज के समय में बहुत परिभाषित होता है। और एथिक्स यानी जीएस पेपर 4 में आप पढ़ते हो, इस समाज में ही तो बलात्कार होते हैं, इस समाज में ही तो हत्याएं होती हैं, इस समाज में ही तो लूटपाट होती है, इस समाज में ही तो एक सरकारी अधिकारी घूस लेता है, इस समाज में ही तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, इस समाज में ही तो उस सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी जाती है, कोरोना का मरीज तड़प तड़प के मर जाता है, इस समाज पे ही तो लाशों से किडनियां निकाल ली जाती हैं। तो क्या समाज हमारा एक नैतिक इकाई है? क्या हमारी सोसाइटी एक जो है वो एथिकल यूनिट है? क्या हमारे पास मोरालिटी है? एक समाज के रूप में एक ऐसी चीज जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, जिसके कोई मापदंड नहीं हो सकते, उन मापदंडों को व्यक्तिगत रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति मृत हो जाता है और आपने देखा कि कफन तक जो है लोगों ने चुरा कर बेच दिए, क्या वो समाज है? यह भी समाज का एक हिस्सा है। और ऐसा भी होता है जहां पर हमारा एक सैनिक अपने राष्ट्र की इस बाउंड्री की रक्षा करते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। एक ऐसा भी हमारे समाज है। तो समाज जो है वो चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है, वो समाज को एक नैतिक इकाई यानी एथिकल यूनिट के रूप में देखने की जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जानी चाहिए। यानी समाज से ही जो है वो आपके दुष्ट और आपके अच्छे जन दोनों निकलकर सामने आते हैं। ये लगातार संघर्ष जो है वो चलता रहता है, और इसी संघर्षों से हर समाज प्रभावित होता है। क्लियर है? तो जब आप सोसाइटी पढ़ें तो आपको ये चार ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा समाज एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में, क्योंकि हम अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने इतिहास की धरोहर को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम एक राजनीतिक इकाई के रूप में, एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में, एक इकोनॉमिक यूनिट के रूप में और एक एथिकल यूनिट के रूप में अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सोसाइटी तुम्हारे सिलेबस के हर पार्ट को जोड़ रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं? वाई आई एम रीडिंग दिस? वाई आई एम रीडिंग दिस? मैं क्यों पढ़ रहा हूं इसको? यह भी समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमारी सोसाइटी में बहुत सी चीजें लेयर्ड के रूप में, रिलीजन के बेस पे हम लड़ाई करते हैं, लैंग्वेज के बेस पे हम लड़ाई करते हैं, कास्ट के बेस पे तो हमारे यहाँ बहुत से विभाजन है, रीजन के बेस पे भी क्षेत्रवाद। ठीक है, वो मराठी नहीं हो सकता, वो यूपी वाला है महाराष्ट्र में नहीं जा सकता, वो फलाने वाला यहाँ नहीं जा सकता। ऐसे ढेर सारी लेयर्स हैं महिला और पुरुष के नाम पर। ठीक है, वो मेल है तो वो सब कुछ कर सकता है, वो फीमेल है वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो बहुत सी लेयर्स पे हमने बना रहा अपने समाज को बटा है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, वाई? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मुझे ये क्यों पढ़ना है। सबसे बड़ी बात,
किसी भी समाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है मेंटल कंस्ट्रक्शन, मानसिक संरचना। समाज की सबसे पहले मानसिक संरचना होती है। मैं आपको इसके 10 एग्जांपल दे सकता हूं। ठीक है, इसका मेंटल कंस्ट्रक्शन क्या है, मानसिक संरचना, ये सब कुछ तय करता है। आज से कुछ साल पहले एलजीबीटी ने अपने राइट्स को मांगा था। एलजीबीटी जो गे कल्चर है, जो थर्ड जेंडर है, कोर्ट ने डिनाई कर दिया, उसको सजा कर दिया, बोला इस तरह के रिश्ते समाज को बर्बाद कर देंगे। कुछ वर्षों बाद समाज परिवर्तित होता रहा, मूल्य परिवर्तित होते रहे, और फिर उसको जो क्या कि इसको एग्री कर गया। ट्रांसजेंडर्स कहीं पर भी नहीं आते थे, जो तृतीय लिंगी हैं वो कहीं भी नहीं आते थे। आज आपने देखा कि टॉयलेट्स उनके लिए बनाए जा रहे हैं। विशेष रूप से हमने उनको मानव होने के नाते उनकी शारीरिक कमियों को किनारे किया और मानव के रूप में उनको सर्वोपरि दर्जा दिया, ह्यूमन के रूप में उनको एक्सेप्ट किया। हमारे समाज में ये चीजें लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो समाज में परिवर्तन से पहले मानसिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अब ये परिवर्तित पॉजिटिव है, पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है, या निगेटिव है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आज जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, आज इतने हमने जो है आपने देखा दिल्ली में इतनी भयानक घटना हुई, और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। देश की राजधानी है ये, ठीक है, यहां पे सीधे जो पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती, इतना सब कुछ है, पढ़े लिखे लोग हैं, पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है, लेकिन 9 साल की बच्ची, जिसको इस समाज में पहले कहा जाता था कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, ईश्वर का बलात्कार कौन करता है, और हत्या कर दी आपने। तो क्या ये कोर्ट और कानून इस तरह की चीजों को बदल पा रहे हैं? क्योंकि ये यहां है, ये यहां है, ये काम वासना यहां बैठी हुई है। इस काम वासना को कर, यानी सबसे पहले समाज जो बनता है वो अपने मेंटल कंस्ट्रक्शन की वजह से बनता है। कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, कोई किसी की जान बचा रहा है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे समाज का मेंटल कंस्ट्रक्शन क्या है, मानसिक संरचना क्या। हम रूढ़िवादी हैं, हम अंधविश्वासवादी हैं, नर बलि दे रहे हैं, बच्चों की बलि दे रहे हैं, या हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हैं, हम वैज्ञानिक, हम तर्क पूछते हैं, हम आस्था पे बात नहीं करेंगे, अंधविश्वास पे बात नहीं करेंगे, हम वैज्ञानिक तर्क पे बात करेंगे, क्या विज्ञान है, हम इस तरह से बात करेंगे। हमारा समाज टॉलरेंट है या नहीं है? तुम अलग कुछ खाते पीते हो, तुम अलग तरह से दिखते हो, तुम्हारी पूजा पद्धतियां अलग है, मेरी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हम दोनों मानव के रूप में अपने सार्वभौमिक पहचानों को रखे हुए हैं। यार तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, लेकिन सिर्फ मेरी पहचान अलग है इसलिए मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, यह बिल्कुल ही गलत है। तो ठीक है, अब वहां पर क्या होगा, तो आपके समाज में टॉलरेंस है कि नहीं है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट कहता है प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। प्रश्न पूछा, मार दिया, खत्म हो गया। नहीं, तुम प्रश्न पूछ नहीं सकते, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो जब प्रश्न पूछना है मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट है, क्योंकि साइंस प्रश्नों का जवाब ढूंढता है। अंधविश्वास कहता है कि तुझे कोई हक नहीं है प्रश्न पूछने का। समाज बहुत कुछ इससे परिभाषित होता है, और पूरे विश्व के समाज को तुम देखोगे तो तुम्हें ये 2 धड़े दिखाई पड़ेंगे। दूसरा, समाज एक गतिशील धारणा है, इट्स अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, यानी समाज में सुधार हमेशा बना रहता है। अगर मैं सोचूं कि आज का समाज सबसे बेस्ट समाज, कभी नहीं होगा। मैं अगर, कई बार लोग कहते हैं अरे पहले का भारत बड़ा अच्छा भारत था, कभी नहीं था। ये उस समय के हिसाब से देखो, उस समय के लोग अगर पास्ट में जा पाते, बोलते अरे हमसे पहले वाले लोग ज्यादा अच्छे थे। बोले कलयुग वाले ये तक कहते कि वो यार सतयुग बहुत अच्छा था। अक्सर हम आपस में बात करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? बोले अरे यार कलयुग में तो सब पाप ही पाप है, द्वापर उससे अच्छा, द्वापर वाले कहते हैं सतयुग उससे भी अच्छा था। यानी हम हमेशा अपने पास्ट में देखते हैं, हम आज समझते हैं हमेशा हमारे पास सुधार की गुंजाइश होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम जो है हमारे यहां सामाजिक सुधारक, धार्मिक सुधारक जो आए, आंदोलन जो इतिहास में पढ़ते हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और हर धर्म, हर क्षेत्र, हर सेगमेंट में सुधार की आवश्यकता पड़ती है। यानी समाज एक ऐसी इकाई है, इट्स अ यूनिट, जो लगातार अपने अंदर सुधार यानी चेंज करती है। क्लियर है मेरी बात? एंड लिविंग रियलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज की जीने की वास्तविकता क्या है, लिविंग रियलिटीज क्या है? समाज अग्रगामी है या पश्चगामी है? मैं अपने अतीत को देखता रहता हूं, अरे हमारा अतीत बहुत अच्छा, या मैं आगे की तरफ जा सकता हूं, या मैं दोनों की तरफ संतुलन कर सकता हूं। ये बहुत कुछ है पूरी दुनिया में, तुम देखोगे कि ये जो है वो विरोधाभास चलता चला जा रहा है, ये चलता चला जा रहा है। चाहे वो आतंकवादी समूह हो, चाहे समाज में रूढ़वादिता हो, चाहे ऑनर किलिंग हो, किसी भी रूप में अगर देखोगे समाज इसी तरह से बटा हुआ है। समाज या तो कई बार आगे की तरफ देखता है, लीव इट, पीछे छोड़ो, आगे की तरफ बढ़ो। समाज पीछे की तरफ देखता नहीं, मैं अपने अतीत को वापस लेकर आऊंगा, पहले ऐसा था तो आज भी ऐसा होगा। महिला घर के बाहर नहीं निकलती थी, नहीं निकलेंगी, ठीक है, वो देखो पहले घूंघट में रहती थी, आज ये जींस पहन के कैसे जा रही है।
तो हम उस पे तर्क करते हैं। पहले देखो पिता जो है तय करता था लड़की की शादी कहां होगी, फलाना कहां होगा, वो कैसे जिएगी, कैसे मरेगी, सब पिता करता था। घर डोली विदा हो गई तो अब अर्थी ही वापस, यही डायलॉग महिलाओं को बोला जाता था। तो आज वो कहां जा रहे हैं? और ये सबके साथ है, सबके साथ है। वो फलाना जाति का तो नहीं पड़ेगा, नहीं, हम अतीत हम देखते हैं या हम आगे की तरफ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूं समाज हमेशा ऐसे ही करता है। क्लियर है? सो दिस इज द फैक्ट। हमें जब सोसाइटी को हम पढ़ते हैं तो हम इसकी तरफ जाते हैं। कई बार हम पीछे की तरफ देखने लगते हैं तो हम बैकवर्ड अंधविश्वासी हो जाते हैं। हम जादू टोना बली इन सब पे विश्वास करने लगते हैं। हम आगे की तरफ देखते हुए हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ चले जाते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा नहीं कि पीछे की तरफ देखने में सब कुछ बुरा ही है, पर समाज की मानसिक विचारधारा क्या है, समाज अपने आप को परिवर्तित कैसे करता है, अपने आप को शोधित कैसे करता है, प्यूरिफाई कैसे करता है, ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। तो इस तरह से आपको इंडियन सोसाइटी के पार्ट्स पढ़ने हैं। जो मैंने आपको बताया, एज अ ऑफिसर आपके पास चैलेंज बहुत है, ये बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस है। और जब मैं बैच शुरू करूंगा, आपको पता होगा कि मैं मेंस का बैच शुरू कर रहा हूं, और जब मैं बैच शुरू करूंगा तो वहां मैं इंडियन सोसाइटी पर ही जाऊंगा और आपके दिमाग को बहुत उद्वेलित करने वाले, हिला देने वाले जो है वो प्रश्नों के साथ आपके सामने लेकर आऊंगा। और वहां आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हमारे समाज में एक चैलेंज क्रिएट कर रही हैं। क्लियर है दोस्तों? आपकी इस पे क्या राय है? आप समाज को किस रूप में देखते हैं? अपने विचारधारा को लिखना शुरू करिए। और आप जानते हैं कि हम जल्दी ही आंसर राइटिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे विहंगम बैच है जहां पर मैं आंसर राइटिंग का सेगमेंट लेकर आ रहा हूं, और इस सेगमेंट में मैं जो है वो आप लोग का एडमिशन लगातार चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उस सभी का। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि कुसुम पाल ने लिखा पता नहीं कब बदलेगा, इस शब्द को आज के बाद आपको प्रयोग ही नहीं करना है। क्योंकि आप अगर इस शब्द को प्रयोग कर रही हैं कुसुम कि पता नहीं है समाज कब बदलेगा, तो यकीन मानिए आप अभी तक आपने अपने आप से प्रश्न ही नहीं पूछा है कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहती हूं। क्योंकि अगर आपके पास ये बात पता होती कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं या क्यों बनना चाहती हूं, तो आपको ये बात पता होगा कि अगर इस परिवर्तन को कोई आगे लेकर जा सकता है तो आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आप पावर पोस्ट पे बैठने जा रहे हैं। आप समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन समाज के एक धड़े में आपके अपने जीवन काल में अगर आपने 100 बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित कर दी, 100 विधवाओं को आपने पेंशन दिलवा दिया, तो आपने समाज में बहुत परिवर्तन किया। क्योंकि इस तंत्र में आप अकेले नहीं होंगे, आप जैसे हजारों ऑफिसर्स होंगे और आपके बाद हजारों ऑफिसर्स आएंगे। अगर वो सभी परिवर्तन की पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, परिवर्तन की चाहत लेकर बैठ जाएं, तो इस समाज में परिवर्तन तेजी से होने लगेगा, और हो रहा है। पर सवाल है कि इस समाज को देखने के लिए जो नजरिया चाहिए, जो चश्मा चाहिए, उसको जानते हो क्या बोलते हैं? समाज को देखा जाता है पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव एक शब्द होता है किस परिप्रेक्ष्य में आप समाज को देख रहे हो। अगर यह समाज परिप्रेक्ष्य का नहीं होता तो 190 सालों की गुलामी के बाद हम खड़े नहीं हो पाते। पश्चिम ने बेट लगाई थी वेस्टर्न ने कि भारत कभी राष्ट्र बन ही नहीं सकता। अरे बंगाली है, उड़िया है, ये यूपी वाला है, मराठी है, इसकी भाषा अलग है, बोलिए राष्ट्र के रूप में हो ही नहीं सकता। हमने उसकी ऐसी तैसी की, हमने कहा एक राष्ट्र के रूप में आज हम खड़े हैं। तो अगर हमारे सामने चुनौतियां हैं तो हमारे सामने एस्पिरेशंस भी है। अगर एस्पिरेशंस नहीं होता तो आज तुम समय निकालकर मेरा ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तुम्हारे अंदर अगर वो आग नहीं होती, तुम्हारे अंदर वो परिवर्तन की जो है छोटी सी चिंगारी प्रज्वलित नहीं होती, तो आज अपना समय यहां वेस्ट नहीं कर रहे होते। आज के समय में हर व्यक्ति इतना जागरूक है कि वो अपने समय की कीमत को जानता है। ओजांग को सुनने की उसे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है, स्पार्क है, और बस इस स्पार्क को अगर ज्वाला बना दिया जाएगा तो परिवर्तन की मशाल कहीं पर भी उत्पन्न होगी। मैं एक परिवर्तन के एजेंट के रूप में हूं, मैं तुम्हें वो सही चीजें बता रहा हूं, मैं जाने कितने लोगों से बात कर रहा हूं, कितने लोगों को अपनी मैसेज पहुंचा रहा हूं। इसी तरह आप भी एक मशाल हो, मेरी एक चिंगारी आप तक पहुंच गई, आप एक मशाल के रूप में परिवर्तित हो गए। कल को आप एक डीएम बनकर, कल को आप एक आईपीएस ऑफिसर बनकर कितने लोगों को आप न्याय दिला सकते हो, स्कूल भेज सकते हो, बच्चियों की पढ़ाई सुनिश्चित कर सकते हो, तो आप एक मशाल हो। यही उस प्रश्न का जवाब है जिस प्रश्न का मैं जवाब आपसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो आपके अंदर स्पार्क है, इसको ज्वाला बनाने का काम आपको करना है, आपको तय करना है। और अगर आप ज्वाला बन पाए तो आप परिवर्तन की उस मशाल को दुनिया के किसी भी कोने में लेकर पहुंच जाओगे, और हम भारतीय कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाते तो सुंदर पिचाई जो है वो जो है गूगल का सीईओ नहीं होता, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हेड पे नहीं बैठा होता, आज हम भारतीय पूरी दुनिया में अपनी तूती नहीं बुलवा रहे होते। तो संभावनाएं और चुनौतियां इस समाज के दो ऐसे चेहरे हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन भारतीय समाज को किस परिप्रेक्ष्य में देखना है? क्या केवल पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में देखना है? क्या अमीर देशों के परिप्रेक्ष्य में देखना है? या हम भारतीयों को भारतीय चश्मे से देखना है कि हम भारतीय अपने समाज को, अपने देश को,
अपने चश्मे से देखें, और हमारा यह चश्मा हमसे छीन लिया गया है। यकीन मानिए, आप जब इतिहास का अध्ययन करते हैं और सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि भारतीय भारत को भारत के चश्मे से नहीं देखता, भारतीय भारत को भारत के चश्मे से नहीं देखता, हम वेस्टर्न के चश्मे से देखते हैं, बुद्धिजीवियों के चश्मे से देखते हैं, हम उनके पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। वो जो कहते हैं सही है, हम कहते हैं जी साहब सही। 190 सालों की गुलामी हमारे मस्तिष्क के अंदर बैठ गई और शायद उन्होंने हमारी आत्मा तक पहुंचा दिया है। तो जिस दिन हम भारतीय भारत को भारतीय अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर देंगे, उसी तरह जैसे आज चीन ने एक इतिहास लिख दिया, हम भी लिखकर बैठे जाएंगे। चीन से आप कितनी भी नफरत करें, लेकिन एक न्यूट्रल होकर सोचें कि कितने लोगों को उसने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आज वो इतनी बड़ी तूती बोल गया है कि अमेरिका जैसा, जिसकी तूती बोलती थी पूरी दुनिया में, सिंगल जो है यूनिपोलर बन के बैठा था, आज वो अकेले उससे जाकर भिड़ने में घबराता है। वो अपने दोस्तों को लेकर चलता है, ए चल ऑस्ट्रेलिया तू चल, ए जापान तू चल, मैं अकेले जाऊंगा तो पीट देगा मुझे। तो आखिर वहां के लोगों की ताकत इतनी सर्वोपरि कैसे हो गई कि उसका राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका को सीधे धमकी देता है? क्या हिंदुस्तान में वो ताकत है? लेकिन जिस दिन भारतीय भारत को भारत के चश्मे से देखना शुरू कर देंगे, उस दिन यह ताकत हमारे पास भी आ जाएगी कि कुल मिलाकर 1 अरब 35 करोड़ लोग हैं हम, लेकिन हम 1 अरब 35 करोड़ लोगों की संख्या है, हम 1 अरब 35 करोड़ भावनाएं नहीं हैं। और हमारी भावनाओं में जिस दिन हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हो गया, जिस दिन हमारा नेशन हमारा सर्वोपरि हो गया, उसी दिन संसार समझ जाएगा कि हम भारतीय क्यों पूरी दुनिया का सरताज कहे जाते थे, विश्व गुरु कहे जाते थे, और वो क्षमता हमारे अंदर अभी भी है। तो बस वो चश्मा बदलने की देर है, समाज को समझने की देर है। सब कुछ बुरा नहीं है। सब कुछ बुरा होता तो तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत गरीब परिवारों से आते होंगे, तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने समाज की यातना और ताने सही होंगे, लेकिन आग है ना तभी तो यहां हो। तो इस आग को जलाओ, इस आग को बढ़ने दो, इसको एक ज्वाला में कन्वर्ट करो। ये ज्वाला इतनी होनी चाहिए, रॉकेट जब बूस्ट करता है, जब वो हजारों किलोमीटर की यात्रा सेकंड में तय करता है, तो उसका बूस्टर जलता है, प्रोपेलेंट बोलते हैं उसको। वो धीरे धीरे नहीं जलता। तो इस आग को इतना बढ़ा लो कि रॉकेट में परिवर्तित हो जाओ, जाकर गिर जाओ, वहीं पर लबासना गेट सीधे क्रॉस हो जाए, बीच में रोकने वाला तुम्हें कोई ना हो। रॉकेट सबसे लंबी दूरी सबसे कम समय में तय करता है, लेकिन वो अपने आप को जला देता है। तो जला दोगे तो अब पढ़ाई शुरू करो, मेहनत से पढ़ाई करो, जुड़े रहो। किसी भी चीज की जानकारी लेनी है वो मेरे साथ जुड़े रहो, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, PSIR ऑप्शनल हो, या मेरा NCERT आंदोलन हो। मैं इसी तरह पढ़ाता हूं। दीवानगी का नाम ही जिंदगी है। तो इस दीवानगी को लेकर आगे बढ़ते रहो और देखो। और जहां पर भी हो, सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना मैटर नहीं है, सिर्फ IAS बनना ना बनना मैटर नहीं है। मैटर है कि हम भारतीय हैं, और भारत में कहीं पर भी खड़े होकर हम परिवर्तन की मशाल हैं, उजांकियंस मशाल हैं। इस जहां भी खड़े होंगे खुलकर बोलेंगे। व्यक्तित्व तो खुलकर बोलता है, व्यक्तित्व तो हीरा होता है, और हीरे को अंधेरे में भी डाल दो तो चमकता है। ठीक है, तो वो तुम चमक हो, उस चमक को लेकर आगे बढ़ो। ठीक है, परिवर्तन सिर्फ एक पोस्ट से नहीं होती है, परिवर्तन एक इरादे से होता है। तो पोस्ट इंपॉर्टेंट है या इरादा? पोस्ट तो मिल ही जाएगी, इरादे फौलाद के हों तो तुम्हें कौन रोकेगा। मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं ऐसे ही आपकी समस्याओं के समाधान के साथ जुड़ा रहूंगा। थैंक यू सो मच।